हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सोशल आर्ट्स एकेडमी। जैसा कि हम लोग ईपीएफओ का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स इम्पोर्टेंट है। हर साल ईपीएफओ के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन स्कीम को लेके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं महिला एवं बच्चों, मतलब महिला और बच्चों के लिए कौन कौन सी स्कीम है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो पहली स्कीम है वो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां कितनी अवेलेबल है, ऐसे रेशियो जो निकालते हैं इस रिपोर्ट में वो पैमाना तय किया जाता है। अब इसको निकालता कौन है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आप लोग को याद करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट निकालना कब से स्टार्ट हुआ, तो रिपोर्ट स्टार्ट हुआ 1971 में। ठीक है, ये एक एनजीओ टाइप का संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। तो ये 1971 से स्टार्ट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो है जिनेवा, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, अब इसमें ये देखा जाएगा कि महिलाओं का योगदान, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कार्य क्षेत्र में, राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में कैसा उनका योगदान है। ठीक है, वो कितनी सक्षम है। फिर इस रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे। इसको सर्वप्रथम 2006 में प्रकाशित किया गया था। कभी 2006 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब प्रकाशित किया गया था, कहाँ है, बस इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपको। और इसको, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर इस रिपोर्ट में 4 विषयों के अंतर्गत इसको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब वो 4 विषय कौन से हैं? पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें देखेंगे कि महिलाएं किस लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट करती है कंपेयर टू फीमेल। फिर दूसरा देखेंगे शैक्षणिक उपलब्धि, मतलब एजुकेशन में गर्ल्स कितनी आगे हैं, बॉयज कितने आगे हैं वो। फिर स्वास्थ्य और उत्तर जीविता, मतलब हेल्थ उनका देखेंगे। और लास्ट जो है राजनीति सशक्तिकरण। फिर देखेंगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद ये रिपोर्ट निकालने के बाद कुछ ऐसे आयाम है जो दिए जाते हैं कि फ्यूचर में हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 153 टोटल कंट्री का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग है 112वीं है। ये आप लोग को याद रखना है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 112वीं, 112 भारत की रैंकिंग है। ठीक है, अब भारत में सिर्फ एक ही चीज में सुधार हुआ है, लेकिन बाकी चीजों में नहीं है। इसमें भारत की राजनीतिक सशक्तिकरण में ही सुधार हुआ है, लेकिन अन्य जो 3 मामले हैं उसमें अभी भी भारत पिछड़ा हुआ है। ठीक, अब देखेंगे इसमें कैसे जन्म के समय असामान्य रूप से निम्नलिखित लैंगिक अनुपात, प्रत्येक 100 बालकों पर 91 बालिकाएं, मतलब अगर 100 बॉयज पैदा होते हैं तो उनके पीछे गर्ल्स कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 91। तो ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी तो है ही नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी करने का मकसद क्या है, इसको जारी करने के पीछे यही है एक रीजन कि हम किस तरीके से डेवलप हो चुके हैं। क्या हम जो सिर्फ बोलते हैं हमारे पॉलिटिकल इलेक्शन में, क्या उसी तरीके से डेवलप हुए है, या फिर हम सच में डेवलप हुए हैं। हर एक कंट्री का पैमाना होता है,
तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है और महिला की साक्षरता दर कितनी है। अगर पुरुष 82 मतलब 82% पढ़े लिखे हैं, तो वहीं पे महिलाएं सिर्फ 66% पढ़ी हुई है, मतलब 66% वो पढ़ी लिखी है। ठीक, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सतत विकास लक्ष्य जेंडर इंडेक्स, मतलब इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेंडर इंडेक्स, एसडीजी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या लैंगिक समानता के मापन हेतु एसडीजी जेंडर इंडेक्स नामक एक नए सूचना की शुरुआत की गई है। ये नया है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को 129वां मतलब 129 देश टोटल इसमें भागीदारी थे, और भारत की जो स्थान है वो 95वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब 95th रैंक भारत को इसमें मिला हुआ है। तो ये जो रैंकिंग है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे इक्वल मेजर 2030, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि इसका थीम जो है 2030 का वो क्या है, इक्वल मेजर। मतलब तब तक हम जो मेजरमेंट लेंगे, जैसे अभी पहले वाले इंडेक्स में हमने देखा कि उसमें पर 100 बॉयज पे 91 गर्ल्स थी, तो अभी 2030 तक 100 बॉयज पे 100 गर्ल्स होंगी, इसीलिए इसका थीम रखा गया है इक्वल मेजर। अभी इसमें क्या क्या प्लान किया गया है, तो इसमें क्या है, इक्वल मेजर 2030 निम्नलिखित क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है। अब इसमें कौन कौन से संगठन है वो देख लेंगे हम। पहला अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब जो अफ्रीकन वुमेन है उनका डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब हमारी यहाँ की जो फीमेल्स है उनका कम्युनिकेशन कैसा है, वो क्या बाहर जाके बोल पाती है, बात कर पाती है कंपेयर टू मेल, तो ये सब चीजों को देखना है। फिर दूसरा है एशियन पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन। अब जो ये रिसर्च सेंटर है ओनली फॉर वुमेन, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि उसमें महिलाएं कितनी भागीदारी हो रही है। फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अब ये भी फीमेल के लिए है। तो ये सब जो 5 संगठन है इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर प्लान इंटरनेशनल, मतलब ये जो प्लान है उसके लिए ये सब किसके रिलेटेड है, विमेन के, ठीक है। इंटरनेशनल विमेन हेल्थ कोएलिशन, इसको देखना है। इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या सच्ची में डेवलपमेंट हुआ है 2030 तक या फिर नहीं, ठीक है। जो इक्वल मेजर का हमने थीम तो दे दिया है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है तब तक या नहीं हो पा रहा है, या हम लोग अभी भी पीछे ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस सूचकांक में 14 एसडीजीज के अंतर्गत सम्मिलित 51 लैंगिक विशिष्ट संकेतों को शामिल किया गया है, ठीक है। कितने लैंगिक विशिष्ट संकेतकों को, 51, ठीक है। इसमें है निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं को कवर किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली ये तो सबको मालूम होगा। और इसका स्कोरिंग दिया जाता है 0 to 100 के स्केल पे, ठीक है। जो 100 वाला स्केल, 100 जिसका भी स्कोर होता है वो मतलब बहुत ही खराब है, ठीक है। हाँ। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे भारत से सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्ष। भारत को रैंकिंग में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शामिल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 23 देशों में भारत को 17वां स्थान मिला है। मतलब सिर्फ एशिया में अगर देखने जाए तो भारत का कितना रैंक है, 23rd, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज में से, 23 कंट्रीज में से भारत की जो रैंकिंग है वो 17th है, 17वां रैंक जो है वो भारत को मिला हुआ है, ठीक है।
17वां रैंक मिला है, तो इसका परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो 56.2% ये है स्कोर। 0 to 100 में हम मेजर करते हैं तो भारत कहाँ पे है, 56.2 स्कोर उसको मिला है। ये क्या दर्शाता है कि भारत निम्न श्रेणी के देशों में सम्मिलित है। कौन से देशों की श्रेणी में, निम्न देशों, ठीक है। इस सूचकांक में भारत को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख और पोषण तथा ऊर्जा जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत उच्च अंक प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो है, इतनी सारी चीजें जो है वो भारत में बहुत ज्यादा है। क्या क्या, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, भूख और पोषण तथा ऊर्जा, ठीक है। इस सूचकांक में भारत को संसद में महिलाओं द्वारा प्राप्त सीटों का अनुपात और भागीदारी, ठीक, विश्व भर के 10 निम्न श्रेणी वाले देशों में उद्योग और संरचना, नवाचार तथा जलवायु जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत निम्न अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो वो हो गया। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा महिला संरक्षण से संबंधित कानून, लॉ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन। मतलब अब हम ये देखेंगे कि महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रोटेक्शन हमारे संविधान में दिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, या कौन से अधिनियम है। अभी जैसे आप लोग ने सुना होगा ट्रिपल तलाक और बाकी सारे, तो वैसे ही तो इसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब इसमें क्या बोला गया है कि महिलाओं को हक है अपने अनुसार जीवन जीने का, वो किससे विवाह करेंगी किससे नहीं करेंगी, अगर वो चाहे तो डाइवोर्स दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला, ठीक है, मुस्लिम महिला, ट्रिपल तलाक का जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही है, तो मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की है। ये विवाद कब आया था, 1986 में एक फीमेल थी शाह बानो, उन्होंने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये जाके एक्ट कब बना, 2019 में, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। अब इसमें 2019 का जो अधिनियम है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। यह अधिनियम तत्काल 3 तलाक व्यवस्था को निरर्थक एवं गैर कानूनी घोषित करता है। अब होता क्या था, ट्रिपल तलाक तो है, बट इसमें क्या करते थे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फेसबुक पे या फिर फोन करके 3 बार तलाक तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। लेकिन ऐसा कहीं भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है, जिसको हम लोग तलाक के बिद्दत बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपल तलाक को क्या बोलते हैं, तलाक के बिद्दत। तो इसके लिए अलग अलग प्रावधान दिए थे। यह अधिनियम तत्काल 3 तलाक प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित कर इस संबंधों में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है। अगर मेल फीमेल को 3 बार तलाक तलाक से बोल दिया और उससे तलाक हो जाता है तो इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा और 3 साल के लिए क्या होगा, जेल होगा उसे। इसे संज्ञेय अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब ये बहुत ही बुरा अपराध है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने से संबंध में सूचना दी जाती है तो उक्त स्थिति में उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी फीमेल को मेल द्वारा तलाक दिया जाता है और इसकी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव या उसके सगे संबंधी या कोई भी आस पड़ोस का देता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो फीमेल ही आके इसके बारे में पुलिस में बताए, ठीक है। संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब इसमें यह अच्छा है कि पुलिस को जरूरी नहीं है कि वो वारंट निकाल के ही अरेस्ट करे, वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने तथा विवाद को सुलझाने हेतु सहमत हो तो यह अधिनियम निकाह हलाला की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सुलह हेतु अवसर प्रदान करता है।
मतलब अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि नहीं ठीक है अब हमें साथ में रहना है, तो इसमें एक होता है निकाह हलाला, उसके बिना ही ये जो वापस से वो दोनों साथ में रह सकते हैं सुलह करके, ठीक है। अभी इसमें भत्ता, जैसे कि अगर मेल है वो फीमेल को छोड़ता है तलाक 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 बोल के, तो उसको कुछ भत्ते देने होंगे। जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि भत्ते की राशि जो महिला बोलेगी वही होगा, नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मजिस्ट्रेट, ठीक है। अभिरक्षा, अभिरक्षा मतलब कस्टडी। अब कस्टडी किसके पास रहेगा ये भी कौन डिसाइड करेगा? मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। इसमें दिया है 2017 में विधेयक में क्या परिवर्तन हुए थे, जरूरी नहीं है। फिर ये देख लो, तलाक अलगाव के विभिन्न रूप। तत्काल 3 तलाक, तलाक बिद्दत को न्यायालय में चुनौती दी गई। तलाक बिद्दत की प्रथा के तहत जब कोई व्यक्ति एक बार फोन, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, फोन संदेश या किसी भी माध्यम से 3 बार तलाक तलाक बोल देता है तो उसे क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। कौन सा अपराध? संदेह अपराध, ठीक है। अब क्या होगा अगर 3 बार तलाक बोल दिया और बाद में उन लोग को रियलाइज होता है कि नहीं हम गलत है, हमें वापस से साथ में रहना है, तो ऐसे दंपति के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में वापस आने का एकमात्र तरीका निकाह हलाला है, जिसके उपरांत ही पत्नी अपने पति के संग पुनः जीवन यापन कर सकती है। अब निकाह हलाला क्या होता है? निकाह हलाला मतलब कि एक बार वापस से वो फीमेल की शादी किसी और से होगी और फिर वो फीमेल उस सेकंड वाले हस्बैंड से डाइवोर्स लेके वापस से इससे शादी करेगी, ठीक है। ये होता है निकाह हलाला, ठीक है। तलाक उल सुन्नत, अभी इसमें एक है तलाक उल सुन्नत। इसके अंतर्गत पति द्वारा तलाक दिए जाने के पश्चात पत्नी को 3 माह की इद्दत अवधि का पालन करना होता है तथा इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौते और सुलह कर सकते हैं। मतलब ये जो तलाक की उल सुन्नत है, इसमें ऐसा होगा कि एक बार हो गया तलाक बोल दिया तो 3 महीने तक दोनों को साथ में रहना होगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक, ठीक है। इस 3 माह की अवधि के दौरान दंपति के मध्य सहवास की स्थिति में तलाक अमान्य हो जाता है। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा? फिर तलाक खारिज हो जाएगा, ठीक है। फिर हालांकि इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने और पति द्वारा तलाक को अस्वीकृत न करने की स्थिति में तलाक अटल और अंतिम होगा। मतलब अगर दोनों सहमत नहीं होते एक दूसरे के साथ 3 महीने रहने के बाद भी, तो वो तलाक अटल और अंतिम माना जाएगा, ठीक है। इसे मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन आदर्श रूप में माना जाता है। मतलब विवाह का विघटन। निकाह हलाला, अब निकाह हलाला क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बोला, तो वही सब बातें दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। अब आप लोग ने सुना होगा कि घरेलू हिंसा मतलब महिलाओं पे कितने सारे अत्याचार होते हैं उनके घर में, मार पीट, झगड़ा, दहेज प्रथा, ये वो बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो उसके बारे में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या किया गया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये देखेंगे हम लोग। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिला के निर्वहन हेतु भुगतान का उत्तरदायित्व तो पति के भाई पर भी बनता है यदि वह किसी भी समय संयुक्त परिवार के एक सदस्य के रूप में उसी घर में रहा हो जिसमें महिला निवास करती थी। मतलब अब जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है फीमेल को, उसमें अगर जॉइंट फैमिली है तो उसका देवर है या फिर जो भी है, मतलब मेल के जो भी रिलेटिव्स है, ठीक है, उसके भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, तो वो सारे उसके अंदर में आते हैं कि उन्होंने उसको
ये वॉयलेशन को रोकने में कोई हेल्प नहीं की, तो उन सबके ऊपर केस बन सकता है। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, अब ये कब आया? 2005 में। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, PWDVA के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित महिला के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। ठीक है। अभी महिला के प्रति जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या बनाया गया? एक कन्वेंशन, एक ग्रुप बनाया गया के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में भारत ने इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि की थी। भारत कब इसमें एंटर हुआ था? 1993 में, 1993 में, ये याद रखना, 1993 में। ठीक है। प्रमुख प्रावधान, घरेलू हिंसा की परिभाषा। अब घरेलू हिंसा होती क्या है? इस अधिनियम द्वारा घरेलू हिंसा की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें शारीरिक हिंसा सहित मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। ठीक है। मारपीट किया है, या फिर उसको ओरली कुछ गाली वाली दिया है, या फिर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, या फिर यौन शोषण किया है उसका, या फिर दहेज के लिए उसे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सब इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। अपनी परिभाषा में यह कानून व्यापक है। ठीक है। घरेलू संबंध के अंतर्गत विवाहित महिला, माताएं, बेटियां और बहनें शामिल है। अभी इसमें जो घरेलू हिंसा होता है इसमें कौन कौन शामिल है? माताएं, बेटियां और बहनें। मतलब अगर किसी फैमिली में एक लड़की शादी करके आती है तो उस मेल की मतलब जो मदर है वो, और उसकी जो बहन है, और जो उस फीमेल की बेटी है, ये सब क्या है उसमें शामिल है। यह कानून न केवल विवाहित महिलाओं की रक्षा करता है बल्कि माता, दादी सहित परिवार के अन्य सदस्यों और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इसमें सिर्फ विवाहित महिलाएं कवर नहीं है। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है और फिर अगर कोई दादी है और कोई माता है, ये सब भी क्या होंगे? इसमें कवर होंगे। हालांकि इस अधिनियम में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित दुर्व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण। इस अधिनियम के तहत महिलाएं घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा एवं वित्तीय मुआवजे की मांग कर सकती है। ठीक है। अगर किसी फीमेल के ऊपर अत्याचार हो रहा है किसी भी तरीके का, चाहे वो मारपीट हो, गाली गलौज हो, या फिर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, तो इसके लिए फीमेल क्या करेगी? उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड कर सकती है। यदि वह अलग रह रही है तो दुर्व्यवहारकर्ता से निर्वाह संबंधी भुगतान प्राप्त कर सकती है। अगर वो महिला कहीं अलग रह रही है तो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा करके वो निर्वाह संबंधी भुगतान क्या कर सकती है? प्राप्त कर सकती है कि इतने दिन तक मैं दूर थी, मेरा जितना भी भत्ता है, मुझे जितना भी कंपनसेशन है वो मुझे मिलना चाहिए। यह सुरक्षित आवास का अधिकार अर्थात ससुराल या साझे घर में निवास करने का अधिकार प्राप्त करता है, चाहे उसके पास घर का स्वामित्व या उसमें कोई अधिकार हो या ना हो। भले वो ससुराल में रह रही है, उसके नाम पे कोई घर या प्रॉपर्टी है या नहीं है, फिर भी वो कंपनसेशन के लिए क्या कर सकती है? मांग कर सकती है। यह अधिकार न्यायालय द्वारा पारित एक निवास संबंधी आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया है। ठीक है। क्या? एक निवास संबंधी, जैसे कि अगर कोई मैरिड कपल है तो वो एक ही घर में रहेंगे, तो इससे संबंधित उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है। न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी पीड़िता से किसी भी प्रकार का संपर्क न करे या उसके पास न जाए। मतलब अगर फीमेल ये याचिका दायर करती है, कंप्लेन करती है कि उसके खिलाफ उसके साथ हिंसा हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या होगा? ये मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश की जिम्मेदारी होती है कि महिला के पास जो दोषी व्यक्ति है वो ना जा पाए, या फिर उसके रिलेटिव कोई उसके पास मिलने ना जा पाए, ताकि उसे
इमोशनल टॉर्चर या फिर और भी कुछ ऐसा वो अपने स्टेटमेंट से चेंज हो जाए, ऐसा कुछ वो करे। ठीक है, अब दंड क्या होता है इसके अंतर्गत वो देखेंगे। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अभी इसमें देखेंगे कि जो दोषी व्यक्ति है वो किस तरह का उसके ऊपर जुर्माना लागू होना चाहिए। या तो उसके ऊपर 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा और या फिर 1 वर्ष का कारावास, या तो दोनों भी हो सकता है। ठीक है, फिर संरक्षण अधिकारी, यह अधिनियम चिकित्सा परीक्षण, मतलब जो हुआ है इसके लिए क्या करेगा, वो चिकित्सा परीक्षण मतलब मेडिकल टेस्ट वगैरह कराएगा। ठीक है, फिर जानकारी देने वाले दायित्व का उपवर्जन, मतलब जो इसमें गवाही देगा उसका भी विश्वास होना चाहिए, उसके साथ कोई घरेलू हिंसा या कोई कृत्य नहीं हुआ होना चाहिए और उसकी भी पूरी देखभाल की जाएगी। ठीक है, अब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पर अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। अब जो घरेलू हिंसा 2005 आया था उसमें उच्चतम न्यायालय के क्या क्या निर्णय है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि महिलाओं को वैवाहिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने वाला घरेलू हिंसा अधिनियम तलाक के बाद भी लागू होगा। अगर सपोज फीमेल ने तलाक दे दिया है फिर भी वो घरेलू हिंसा दायर कर सकती है, मतलब कंप्लेन कर सकती है कि मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अधिनियम में आवश्यक प्रावधान से वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया है ताकि एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का अपराध लगाकर शिकायत दर्ज कर सके। मतलब वयस्क पुरुष जो प्रावधान में था इसके पहले 2005 के पहले, वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि अगर पुरुष ने अत्याचार किया है तो ही कंप्लेन कर सकते हैं, अगर फीमेल ने किया है तो उसके ऊपर कंप्लेन फाइल नहीं होगी। बट ये वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया है, ये बात आप लोग ध्यान दो, वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया है जिससे कि क्या होगा, फीमेल भी अगर कुछ अत्याचार करती है जैसे सास, ननद, तो भाभी, उनके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निर्वाह का प्रावधान स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। भरण पोषण संबंधी यह भुगतान पत्नी की आय पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर कोई फीमेल चाहती है कि वो जॉब करे तो वो कर सकती है, अगर कोई फीमेल चाहती है कि वो जॉब ना करे तो नहीं कर सकती। ठीक, फिर इसके रिलेटेड अन्य संबंधी कानून देखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यह एक आपराधिक कानून है जो दहेज लेने और देने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। अगर कोई दहेज लेता या देता है तो उससे ये दंडित करता है। इसमें क्या होगा, 6 माह का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, फिर देखेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A 498A, यह एक आपराधिक कानून है जो उन पतियों या पत्नियों के उन रिश्तेदारों पर लागू होता है जो महिलाओं के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 498 के अंतर्गत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को पुनः बहाल कर दिया गया है। ठीक है, अगर फीमेल पे उनके किसी रिलेटिव ने आके अत्याचार किया, जैसे कि पहले मैंने बताया भावनात्मक, शारीरिक या यौन कोई भी अत्याचार हुआ है, तो उनको क्या करेंगे, 498 के तहत तुरंत गिरफ्तार करेंगे। आईपीसी की धारा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।